नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। हमारे खास बुलेटिन सदन दिन भर में आपका स्वागत है। लोकसभा में आज भारतीय संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर 2 दिन चली चर्चा पूरी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ संविधान को भारत के गौरव का प्रतीक बताया। आइए अगले आधे घंटे में देखते हैं चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री समेत विभिन्न सदस्यों ने अपने संबोधन में क्या कुछ खास बात कही। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। हमारा संविधान भारत की एकता का आधार। लोकसभा में भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, हमारे लिए संविधान की शुचिता और पवित्रता सर्वोपरि। देश की एकता के लिए 10 साल के कई ऐतिहासिक फैसले। संविधान भावना के अनुरूप गरीब वंचित महिलाओं समेत सभी वर्ग की भलाई के लिए कर रहे हैं काम। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी हर बड़ी योजना के केंद्र में महिलाएं। 2047 तक विकसित भारत के लिए 11 संकल्प लेने का आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर लगाया संविधान को लगातार चोट पहुंचाने का आरोप। कहा, आपातकाल लगाकर संविधान का गला घोंटा गया। परिवारवाद, वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति पर साधा निशाना। लोकसभा में भारतीय संविधान के गौरवशाली 75 वर्षों पर 2 दिन चली चर्चा पूरी हो गई। प्रधानमंत्री ने चर्चा में हिस्सा लिया। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने देशवासियों को अब तक की संवैधानिक यात्रा के लिए बधाई दी। संविधान की भावना के अनुसार अपनी सरकार की नीतियों और योजनाओं की चर्चा की। उन्होंने संविधान की 75 वर्ष की यात्रा एक अविस्मरणीय यात्रा है और दुनिया के सबसे महान और विशाल लोकतंत्र की इस यात्रा के मूल में हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का योगदान है, जिसे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की एकता को मजबूती देने का निरंतर प्रयास करते रहे हैं। इसके लिए धारा 370 को हटाना हो, जीएसटी यानी वन नेशन वन टैक्स लागू करना हो, वन नेशन वन राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड समेत कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर संविधान को लगातार चोट पहुंचाने का दोषी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान का गला घोंटा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने निरंतर संविधान की अवमानना की, संविधान के महत्व को कम किया। इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस की वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति पर निशाना साधा। मैं सभी माननीय सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस उत्सव के अंदर हिस्सा लिया। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 75 वर्ष की उपलब्धि साधारण नहीं है, असाधारण है। और जब देश आजाद हुआ और उस समय भारत के लिए जो जो संभावनाएं व्यक्त की गई थी, उन सभी संभावनाओं को निरस्त करते हुए, परास्त करते हुए भारत का संविधान हमें यहां तक ले आया है। और इसलिए इस महान उपलब्धि के लिए संविधान निर्माताओं के साथ साथ मैं देश के कोटि कोटि नागरिकों का आदरपूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने इस भावना को, इस नई व्यवस्था को जी करके दिखाया है। संविधान निर्माताओं की जो भावनाएं थी, उसको जीने में पिछले 75 साल भारत का नागरिक हर कसौटी पर खरा उतरा है। और इसलिए भारत का नागरिक सर्वाधिक अभिनंदन का अधिकारी है। संविधान की भावना को लेकर के हम सब जीने वाले लोग हैं।
हमने G20 की अध्यक्षता के दरमियान विश्व के सामने विमेन लेड डेवलपमेंट का विचार रखा और विश्व के अंदर विमेन डेवलपमेंट से अब आगे जाने की जरूरत है और इसलिए हमने विमेन लेड डेवलपमेंट की चर्चा को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, हम सभी सांसदों ने मिलकर के एक स्वर से नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करके हमारी महिला शक्ति को भारतीय लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने कदम उठाए। आदरणीय सभापति जी, आज हम देख रहे हैं हर बड़ी योजना के सेंटर में महिलाएं होती है और ये जब संविधान के हम 75 वर्ष मना रहे हैं, ये संयोग है और अच्छा संयोग है कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला विराजमान। ये हमारे संविधान की भावना की एक अभिव्यक्ति भी है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में भी लगातार हमारे महिला सांसदों की संख्या बढ़ रही है, उनका योगदान भी बढ़ रहा है। मंत्रिपरिषद में भी उनका योगदान बढ़ रहा है। आज सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेलकूद का क्षेत्र हो, क्रिएटिव वर्ल्ड की दुनिया हो, जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान, महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश के लिए गौरव दिलाने वाला रहा है। अब हमारा देश बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। भारत बहुत ही जल्द विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में बहुत मजबूत कदम रख रहा है। और इतना ही नहीं, ये 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे, हम इस देश को विकसित भारत बना करके रहेंगे। ये हर भारतीय का संकल्प है, ये हर भारतीय का सपना है। विविधता में एकता, ये भारत की विशेषता रही है। हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं और इस देश की प्रगति भी विविधता को सेलिब्रेट करने में है। लेकिन गुलामी की मानसिकता में पले बड़े लोगों ने, भारत का भला न देख पाने वाले लोगों ने, और जिनके लिए हिंदुस्तान 1947 में ही पैदा हुआ ये जो धारणा बनी थी, उनके लिए वो विविधता में विरोधाभास ढूंढते रहे। इतना ही नहीं, विविधता के इस अमूल्य खजाना है हमारा, उसको सेलिब्रेट करने के बजाय उस विविधता में ऐसे जहरीले बीज बोने के प्रयास करते रहे ताकि देश की एकता को चोट पहुंचे। आदरणीय सभापति जी, हमें विविधता का उत्सव हमारे जीवन का अंग बनाना होगा और वही बाबा साहब आंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पिछले 10 साल देश की जनता ने हमें जो सेवा करने का मौका दिया है, हमारे निर्णयों की प्रक्रिया को देखेंगे तो भारत की एकता को मजबूती देने का निरंतर हम प्रयास करते रहे हैं। आर्टिकल 370 देश की एकता में रुकावट बना पड़ा था, दीवार बना पड़ा था। देश की एकता हमारी प्राथमिकता थी, जो कि हमारी संविधान की भावना थी, और इसलिए धारा 370 को हमने जमीन पर उतार दिया।
देश की एकता हमारी प्राथमिकता है। इकोनॉमिक यूनिटी के लिए जीएसटी ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। उस समय पहले की सरकार का भी कुछ योगदान है। वर्तमान समय में हमको इसको आगे बढ़ाने का अवसर मिला और हमने इसको किया, और वो भी वन नेशन वन टैक्स उस भूमिका को आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय सभापति जी, एकता के उस भाव को मजबूत करने के लिए हमने वन नेशन वन राशन कार्ड की बात को मजबूत किया। देश की एकता के मंत्र को जीने वाले हम लोगों ने ये तय किया कि वन नेशन वन हेल्थ कार्ड, और इसलिए हमने आयुष्मान भारत योजना बनाई। आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं देश में कई बार ऐसा हुआ कि देश के एक हिस्से में बिजली थी लेकिन बिजली सप्लाई नहीं हो रही थी, और उसके कारण दूसरे इलाके में अंधेरा था। और पिछली सरकार में हमने विश्व के अंदर भारत की बदनामी हेडलाइन से हुआ करती थी अंधेरे की, वो दिन हमने देखे हैं। और तब जाकर के एकता के मंत्र को लेकर के संविधान की भावना को जीने वाले हम लोगों ने वन नेशन वन ग्रिड को परिपूर्ण कर दिया, और इसलिए आज बिजली के प्रवाह को निर्विरोध रूप से हिंदुस्तान के हर कोने में ले जाया जा सकता है। हमने नॉर्थ ईस्ट हो या जम्मू कश्मीर हो, हिमालय की गोद के इलाके हो या रेगिस्तान के सटे हुए इलाके हो, हमने पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सामर्थ्य देने का प्रयास किया है, ताकि एकता के भाव को अभाव में से कारण कोई दूरी पैदा न हो, उसमें से बदलने का हमने काम किया। कि हमने ऑप्टिकल फाइबर हिंदुस्तान की हर पंचायतों तक ले जाने का प्रयास किया है, ताकि भारत की एकता को मजबूती देने में हमें ताकत मिले। आदरणीय सभापति जी, हमारा संविधान की अपेक्षा है एकता की, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने मातृभाषा के महात्म्य को स्वीकारा है। मातृभाषा को दबा करके हम देश के जनमानस को संस्कारित नहीं कर सकते, और इसलिए हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी मातृभाषा को बहुत बल दिया है। और अब मेरे देश का गरीब का बच्चा भी मातृभाषा में डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि हमारा संविधान सबसे पीछे है, उनकी सबसे दरकार करने का हमें आदेश देता है। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए, और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला। यह सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। आदरणीय सभापति जी, जब 50 साल हुए तब क्या भुला दिया गया था? जी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और 26 नवंबर को 2000 देश भर में संविधान का 50वां वर्ष मनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के नाते राष्ट्र को एक विशेष संदेश दिया था। एकता, जनभागीदारी, साझेदारी, उसके महत्व पर बल देते हुए उन्होंने संविधान की भावना को जीने का प्रयास किया था, जनता को जगाने का भी प्रयास किया था। और अध्यक्ष जी, जब देश
संविधान का 50 वर्ष मना रहा था और जब 50 वर्ष की पूर्णाहुति हुई तो ये मेरा भी सौभाग्य था कि मुझे भी संविधान की प्रक्रिया से मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल गया। और मैं जब मुख्यमंत्री था उसी कार्यकाल में संविधान के 60 साल हुए और तब मैंने तय किया था मुख्यमंत्री के नाते कि हम गुजरात में संविधान के 60 साल मनाएंगे। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब संविधान के ग्रंथ को हाथी पर बनाई हुई अंबाड़ी में रखा गया उस विशेष व्यवस्था में रखा गया। हाथी पर संविधान की यात्रा निकल, संविधान गौरव यात्रा निकाली गई और राज्य का मुख्यमंत्री उस संविधान के नीचे हाथी के बगल में पैदल चल रहा था और देश को संविधान का महत्व समझाने का सांकेतिक प्रयास कर रहा था। ये सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ था क्योंकि हमारे लिए संविधान का महत्व क्या है। और आज 75 साल हुए हमें अवसर मिला और मुझे याद है जब मैंने लोकसभा के पुराने सदन के अंदर जब 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की बात कही थी तब एक वरिष्ठ नेता ने सामने से आवाज उठाई थी कि 26 जनवरी तो है, 26 नवंबर की क्या जरूरत है। क्या भावना घर कर गई थी। ये बहुत पुरानी बात रही है, इसी सदन में मेरे सामने हुआ था। लेकिन आदरणीय सभापति जी, मेरे लिए खुशी की बात है कि इस विशेष सत्र में अच्छा होता, संविधान की शक्ति, संविधान की विविधताओं पर चर्चा होती, नई पीढ़ी को काम आता। लेकिन हर एक की अपनी अपनी मजबूरियां होती है, हर कोई अपना दुख किसी न किसी रूप में प्रकट करता रहता है। मैं तो संविधान के प्रति विशेष आदर का भाव व्यक्त करना चाहूँगा कि संविधान की भावना थी कि मेरे जैसे अनेक लोग जो यहाँ पहुंच नहीं पाते, ये संविधान था जिसके कारण हम पहुंच पाए। क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था, हम यहाँ तक कैसे आते हैं। ये संविधान का सामर्थ्य था, जनता जनार्दन के आशीर्वाद थे। इतना बड़ा दायित्व, और मेरे जैसे बहुत लोग यहाँ भी हैं जिनका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, यही एक सामान्य परिवार से आए हैं और आज संविधान ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और ये भी कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें देश ने इतना स्नेह दिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। और इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी।
संविधान के स्पिरिट को तहस नहस करना ये कांग्रेस की रगों में रहा है। हमारे लिए संविधान, उसकी पवित्रता, उसकी शुचिता हमारे लिए सर्वोपरि है। और ये शब्दों में नहीं है, जब जब हमें कसौटी पर कसा गया है, हम तप करके निकले हुए लोग हैं। भारतीय संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर बहस में हिस्सा लेते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने समानता को संविधान की आत्मा करार देते हुए लोकसभा में आज कहा कि इसमें सभी नागरिकों के लिए बराबरी का अधिकार और अवसर प्रदान किया गया है। सदन में चर्चा में कई अन्य सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। ओरिजिनली सर 389 मेंबर्स चुने गए थे संविधान सभा के लिए, और बाद में जाकर के पार्टीशन के बाद मुस्लिम लीग के बाकी मेंबर्स सब विड्रॉ हो गए, तो रह गए थे 299 मेंबर्स। और 299 मेंबर्स ने टोटल उसमें 15 महिलाएं और 8 मेजर कमेटियां और 13 माइनर कमेटियां गठन करके 2 साल 11 महीने 18 दिन, कुल मिलाकर के 11 सेशंस और 165 दिन काम करके ये महान संविधान का रचना हुई है। हमारा तिरंगा झंडा में 3 कलर है, सबको मालूम है। बीच में सफ़ेद कलर के बीच में जो धर्म चक्र है, हमारा जो धर्म चक्र का नीला रंग होने का कारण, वो भी हमको सबको मालूम है, मैं फिर भी जिक्र कर रहा हूँ, उसको व्हील ऑफ लॉ, विधि का चक्र कहा जाता है, क्योंकि नीला रंग दर्शाता है आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। मैं फक्र महसूस करता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का जब कार्यकाल शुरू हुआ, उसने संविधान को उसी स्पिरिट को मानते हुए अपना सरकार का मंत्र को इस देश का सामने में रखा, और वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये मैं कहते हुए फक्र नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में जितना भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी संख्या सबसे ज्यादा हमारे नॉर्थ ईस्ट में थे 2014 तक। आपने ऐसा बना दिया था नॉर्थ ईस्ट को, एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाने में। हाँ, मैं सारा ऑथेंटिकेट कर दूंगा। इतना ज्यादा संगठन बना के रखा था इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को ध्यान ही नहीं दिया। इनके लिए तो नॉर्थ ईस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी आज बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जितने बार नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, उनके प्रधानमंत्री चलिए उनके मंत्री भी नहीं जाते थे नॉर्थ ईस्ट में इनके समय में, और आज यहाँ बैठ करके घर वाले आंसू बहाने का काम करते हैं। आप संविधान बदलने का जो बात करते हैं, संविधान बदलने का प्रक्रिया भी संवैधानिक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो होते आए हैं। कांग्रेस यूपीए का समय में टोटल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपने 75 टाइम्स किया है, और एनडीए बीजेपी के टाइम में भी हुए हैं, 25 टाइम्स हुए हैं। आपने अमेंडमेंट किस लिए किया था? 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों किया? वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जजमेंट दिया, उसको बदलने के लिए आपने संविधान का आपने 42nd अमेंडमेंट क्यों किया? संविधान को जो प्रीएम्बल को बदलने के लिए आपने 42nd अमेंडमेंट संविधान को किया है। हमने संविधान बदलाव किया, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान का बदलाव किया। हमने संविधान का बदलाव किया है, ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा देने के लिए हमने संविधान का बदलाव किया है। संविधान बदलाव का भी कारण जानना चाहिए। आप बिना कारण कैसे बोलते हो? शाहबानों को कानून बदलाव। अब शाहबानों को, मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए, उसको रोकने के लिए आपने संविधान का बदलाव किया। फर्क है संविधान बदलाव में। सर, आपने राष्ट्रपति शासन कितना बार लगाया आपको मालूम है? इतना ज्यादा लगाया आप भूल गए होंगे। आप टोटल अभी तो 132 बार आर्टिकल 356 का ये हुआ। देखिए सर, मैं सबका बताता हूं,
आईएनसी यूपीए ने 90 टाइम्स आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के समय में हुआ है, कारण थे 12 बार। जनता दल के नेतृत्व में जब सरकार बने 8 बार, जनता पार्टी के समय में 22 बार। अब आप हमको कहते हैं कि हम संविधान को हत्या करते हैं, संविधान को हम नहीं मानते। ये कारण जानने के बाद आपको दुख नहीं लगता है कि आपने झूठ बोल दिया, गलत बात बोल दिया? संविधान का हत्या तो आपने किया है, संविधान का हमला तो आपने किया है, संविधान का प्रियम्बल को आपने बदल डाला, संविधान का मूल आत्मा को आपने बदल डाला। फिर आप दूसरे को किस मुंह से, किस हिम्मत से आप आलोचना करते हैं? हम कहां से शुरू किए थे और कहां चले गए? अपनी विरासत, भारत की विरासत होगी प्रभु राम की, प्रभु कृष्ण की, रामकृष्ण परमहंस की, विवेकानंद की, अरविंदो घोष की, लोकमान्य तिलक की, नारायण गुरु की, सुब्रमण्यम भारती की, ये महात्मा गांधी की, ये हमारी विरासत है। हमारी विरासत कभी औरंगजेब बाबर नहीं हो सकते। ये संविधान जो राहुल जी सब तरफ दिखाते हैं सर, शायद उन्होंने इसके 2 पन्ने भी खोलकर नहीं देखे। अगर आप इसका प्रीफेस देखेंगे, प्रीफेस किसने लिखा है सर? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जी, उन्होंने लिखते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय द फाइनेस्ट एंड मोस्ट emancipated minds of the time and thankfully not directed by the confused Nehruvian social policy that guided success governments। वो इनकी नेहरू जी की विचारधारा पर सवाल खड़ा करते हैं। और उन्होंने लिखा है कि जाइंट्स लाइक B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, सरदार पटेल, K.M. मुंशी, अलादी डिबेट प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द बेसिक फ्रीडम। उन्होंने श्रेय दिया है तो अम्बेडकर जी को, सरदार पटेल और आगे। सर इसके अगले पन्ने पे क्या लिखते हैं गोपाल शंकर नारायण? और ये इन्हीं का ही है सर, मैं इन्हीं की पढ़ रहा हूँ जो इन्होंने हाउस में दिखाया। इसमें लिखा है, वर इट नॉट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट इंदिरा गांधी वुड हैव बीन compelled to end the darkest episode in independent India by ending the emergency। यानी कि संविधान की ताकत थी जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को खत्म किया था, तो इस संविधान की ताकत थी। और ये आपके इसके अंदर लिखा है, राहुल जी जो आप लेकर घूमते हो, कभी खोल के पढ़ो तो सही, कभी पढ़ा भी नहीं आपने। चेयर को जी अध्यक्ष जी, ये जो राहुल जी कॉपी लेकर घूमते, इसी पे लिखा है कि इंदिरा गांधी जी की यातनाएं और इमरजेंसी को खत्म किया तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका काम दिया। सर आप इसके प्रीफेस पे जाइए। सर आप इसके प्रीफेस के बाद फॉरवर्ड जो लिखा सर, ये भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील है, उन्होंने क्या लिखते हैं सर कि जब संविधान बना उसके बाद सर, देश आजाद होने के बाद पहले दिन से ही लेजिस्लेटिव और हमारी ब्यूरोक्रेसी सर, हमारी दोनों ने ही जुडिशरी के साथ सींग फंसा के रखे, जुडिशरी को नीचे दिखाने की बात की। सर ये मैं नहीं कह रहा, ये वही किताब कह रही है जो राहुल गांधी हाथ में लेकर घूम रहे हैं। सर अगर ये संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया उसी ने देश को बचाया, राहुल जी कभी इसको पढ़कर देखिए। ये जो कहते हैं बीजेपी के लोगों को सर ये मनगढ़ंत आरोप, सर ये अंगूठा काटने की बात करते हैं। इनके राज में सिखों के गले काटे गए, सिखों के ऊपर कत्लेआम किया गया, सिखों के बाद दंगे सबसे ज्यादा हुए तो कांग्रेस के समय हुए। और आपको देश से माफी मांगनी है, अगर आज भी नहीं मांगेंगे तो संविधान जितना मर्जी जेब में डालिए। आप संविधान को जेब में लेकर घूमते सर, इन्होंने संविधान को तार-तार करने का काम किया है, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। Many members from the opposition said that the Congress party introduced 42nd Amendment, socialism, secularism in the constitution with a laudable objective. Let me tell this nation and let me tell this august house that there was no laudable objective behind that insertion. The only objective was to create a monopoly in politics, monopoly for the dynasty in politics and monopoly in the economy, so that there will be no challenge to the Congress party's first family. This is exactly what Baba Saheb Ambedkar wanted to oppose. The idea was that by bringing socialism, by saying that there is going to be only one type of form of government, only one type of party, all type of competition was killed in the politics. Dynasty rule was perpetuated. And the idea was that politics will be controlled by the dynasty's monopoly and the economy in turn would be controlled by the state's monopoly. This vicious cycle
Speaker, sir, kept the country poor, kept the country hungry, and kept the country backward. Delimitation of constituencies that is supposed to happen in the next 2 years. So the census has to happen, and then the delimitation has to happen. Just give me I'll just give you the data, sir. Out of the 4 states, UP, Bihar, Rajasthan, and MP, they have 169 seats, sir. They will go, as per the calculation right now with the population census, it will go to 324, sir. That is the increase of 155 seats, sir. Whereas Andhra, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, 5 of us put together, it will go only from 129 to 164. That is only a raise of 35 seats, sir. Whereas they get 155 seats, sir. Southern Indian states will get 35 seats. So this will not be helpful in the federalism, sir. So I request, like how we do it for the finances, where the states are doing bad financially, it is given benefit, sir. Same way where the population is decreasing, it should also be given benefit. इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।